सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सर पोर्टफोलियो रीबैलेंस का मतलब क्या होता है, क्यों करने की ज़रूरत है, या ये टॉपिक ही क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसके लिए एक बार आ जाओ आप मेरे साथ साथ यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूँ कि सर कोई इन्वेस्टर आता है आपके पास और वो कहता है कि लो जी सीए साहब, मेरे पास जो है ये 5 लाख रुपए हैं, आप इसको इन्वेस्ट कर दो, आप क्या करो इसको कहीं आगे इन्वेस्ट कर दो और मुझे जो है रिटर्न जनरेट करा के दो। पर एक चीज़ बताना यार, अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टर आ रहा है 5 लाख रुपए लेके, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं इस पे क्या करूँगा, रिटर्न कमा के दूंगा। बिल्कुल करेक्ट बात है कि उसको क्या लग रहा है सर 10% का, 10 तो नहीं चलो 15% का, 20% का, या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न हमको जनरेट करा के दे देना। इसी एक्सपेक्टेशन से तो आ रहा है ना इन्वेस्टर आपके पास। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि ये पैसा उल्टा भी हो सकता है और मेरा नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। जाने को ये -15% भी हो सकता है, -20% भी हो सकता है। अभी आपने देखा मार्केट जैसे डाउन होते हैं तो जाता है इतना रिटर्न। तो इन्वेस्टर जो है, एक्सपेक्टेशन तो उसकी ये है कि मुझे जो है ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके मिलेगा आने वाले फ्यूचर के अंदर, लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है। ये इन्वेस्टर को भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आपको इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि सर ऐसा ना हो जाए ना कि इसका यार मान लो ये 40% डाउन चला गया, इसका 40% वेल्थ ही रोड हो गई, यानी कि 40% 2 लाख रुपए, ये बचा ही उसका 3 लाख रुपए, वो तो उल्टा कमाने आया था 20%, यहाँ तो 40% गवा के चला गया। तो क्या रिस्क रहता है हमेशा कि हाँ यार रिस्क तो है कि सारा का सारा पैसा मेरा कल को डूब ना जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए कि वो जो है एक बैलेंस्ड एलोकेशन करके चले अपने फंड के अंदर या अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिससे जो हमारा रिस्क है वो कम हो सके। एक तो हो गया देखो इक्विटी के अंदर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। क्या हो गया सर, इक्विटी के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, उसका मतलब हो गया लेट्स सपोज रिलायंस में हमने डाल दिया पैसा, इन्फोसिस में डाल दिया, अलग अलग मैंने कंपनीज में जैसे जैसे डाला बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो मेरा पोर्टफोलियो का जो रिस्क है थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ। लेकिन आखिरकार है तो इक्विटी ना, है तो इक्विटी की कल को अगर यार मार्केट पूरा खराब हुआ तो मेरा जो है पैसा चला जाएगा। मेरा इन्वेस्टर आके पूछेगा कि यार 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कितना रिटर्न आपने जनरेट किया, आप कह रहे हो यार पैसा तो नेगेटिव हो गया। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिस्क हो जाएगी उसकी कैपिटल के लिए। इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करते हैं, एक एलोकेशन करके चलते हैं। एंड इन जनरल आपको भी पता है लाइफ के अंदर अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको वो एलोकेशन करनी चाहिए। कैसे सर, कुछ पैसा आप इक्विटी के अंदर डालो, कुछ पैसा आप डेट के अंदर डालो, ठीक है, कुछ पैसा आपको गोल्ड में डालना है, गोल्ड में डाल दो, कुछ सिल्वर में डाल दो। तो और इन जनरल भी हम लोग इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। कभी ऐसा नहीं करते कि मेरा अगर लेट्स वो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं कभी ऐसा नहीं करता कि सारा पैसा मैंने इक्विटी के अंदर डाल रखा है। इट इज़ ऑलवेज बैलेंस, मैंने इक्विटी में भी डाला हुआ है, डेट में भी डाला हुआ है, गोल्ड में भी डाला हुआ है, सिल्वर में भी डाला हुआ है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी डाला हुआ है। तो जितनी एसेट क्लास होती है सबको आपको यूज़ करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, जिससे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता रहे। तो ये तो बात हो गई सर नीड क्या जो है हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इसी को एक स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो आप कि सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है कि आपको कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, कितना गोल्ड में डालना है, कितना सिल्वर में डालना है। अभी के लिए आप जो है सिर्फ दो ही चीज़ें मान के चलो कि अब जो है वो इन्वेस्टर को ज़्यादा रिस्क ना हो जाए या ज़्यादा घाटा ना हो जाए। तो वो क्या करना चाह रहा है कि उसका जो पैसा है ना, जो भी उसका पोर्टफोलियो है, वो दो चीज़ों से मिलके बनाना चाहता है। क्या क्या, एक तो वो इक्विटी में डालना चाहता है एंड दूसरा वो डेट में डालना चाहता है। अब सर यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है कि कितना पैसा इक्विटी में रहना चाहिए और कितना पैसा डेट में रहना चाहिए। ये तो पहली चीज़ हो गई इनिशियल अलोकेशन, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई कि पहले इनिशियली डिसाइड करना पड़ेगा ना कितना पैसा, कि यार लेट्स सपोज 60% डालना है मुझे इसमें और 40% डालना है। तो लेट्स सपोज मेरा जो अमाउंट था पोर्टफोलियो का 1 लाख रुपये था, आज मैंने 60% यानी कि 60,000 इक्विटी में डाल दिए एंड 40,000 यहाँ पे डाल दिए। ये कब डाले मैंने, 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है। अब मुझे बताओ पोर्टफोलियो रीबैलेंस की नीड क्यों पड़ेगी। आपने डाल दिया ना एक बार, पैसे छोड़ दो उसको वैसे ही, क्या दिक्कत है उसके अंदर। मैं आपको दिक्कत समझाता हूँ क्या दिक्कत है। अगर आप ध्यान से देखो कि लेट सपोज यहाँ पे हम आ गए 2 महीने बाद आ जाते हैं, तो 2 या 3 महीने, 30 जून आ गई, 30 जून आ गई 2026, ठीक है। क्या इक्विटी के अंदर वेरिएशन आया होगा, क्या इक्विटी के अंदर वेरिएशन आया होगा। मेरा जो 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये पे मान लो कि आपको 20% का गेन हो गया, तो यानी कि आज ये पैसा आपका कितना हो गया होगा, 72,000 रुपीज़, ठीक है। और इस पे मान लो अगर 6% की इंटरेस्ट मिल रही है आपको 3 महीने की, तो कितना पैसा इस पर इकट्ठा हो जाएगा आपका 6% के हिसाब से, 3 मंथ्स का आपके पास ये 600 रुपीज़ आ जाएगा। ये 40,600 हो गई। क्या आपको ये बात क्लियर है। आप बोलोगे यार ये तो बढ़िया चीज़ है, मेरा रिस्क भी कम हो गया एंड आज मेरा इक्विटी का पैसा भी बढ़ गया। होने को ये भी हो सकता था कि सर इक्विटी गिर जाता बट डेट उस केस में भी उतना ही रहता, तो आपका जो ओवरऑल इफेक्ट होता वो स्टिल बेटर पोजीशन पे होता। अब आपको भी पता है यार, अगर थोड़ा सा आप रिस्क बचाओगे तो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम ही मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सेम रिस्क पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि सर ऐसा चेंज तो हो जाएगा। आज मुझे बताओ इस डेट पे अब मेरी परसेंटेज क्या हो गई होगी पोर्टफोलियो की।
तो अगर आप इसको निकालोगे ना, क्या आज भी 60% होगी? नहीं, आप बोलोगे नहीं सर आज चेंज हो गई होगी। कैसे? देखो आज अगर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू देखोगे तो वो 1,12,600 आ रही है, और इसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे 1,12,600, तो सर ये मेरा आज 64% पे जा चुका है, एंड ये फिर मेरा 36% पे जा चुका है। क्या अगेन मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा और रिस्की हो गया? क्यों रिस्की हो गया? मेरे को इनिशियली डिफाइन कर रखा था मैंने कि यार 60% पे मेरे को पोर्टफोलियो रखना है इक्विटी के अंदर, 40% मेरा सेफ मनी रहेगा। आज तो ये बदल गया ना, आज तो फिर से मेरा हायर अमाउंट रिस्क पे चला गया। क्या आपको नहीं लगता फिर से नीड है हमें इसको रीबैलेंस करने की? आज इसको मैं फिर से 60% पे लेके आ जाऊँ, वो कैसे लेके आऊँगा? इसको मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, कुछ शेयर्स जो है अपने बेच दूंगा, एंड कुछ जो है और इन्वेस्ट किस में कर दूंगा, डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। तो फिर से मेरी रिवाइज एलोकेशन क्या हो जाएगी, 60-40। फिर से मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पैसा जो है अपना बचा लिया, बेच के। जैसे ही वो बढ़ा था तो मैंने बेच के क्या किया और बढ़ा लिया उसको, तो मेरा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, यही चीज़ होती है सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या आप बोलो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या रीबैलेंस स्ट्रैटेजी। मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि करना क्यों पड़ रहा है, नीड क्यों पड़ रही है। अब इसकी स्ट्रैटेजीज होंगी किस किस तरीके से करना है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। क्या नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है सर, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी है? बाय एंड होल्ड। सबसे सिंपल यही है। क्या मतलब हुआ सर इसका? आज खरीद लो और जैसा है वैसे ही छोड़ दो। आज खरीद लो, लेट सपोज आपने डिसाइड करा कि मैं 60-40 पे डालूंगा, 60-40 पे डाल दो और वैसा का वैसा रहने दो लाइफ टाइम। कुछ भी नहीं करना, लाइफ टाइम का हो या फिर जितना आपको होल्डिंग पीरियड करना है, 6 महीने 1 साल, तो इतना रहने दो। बाद में जितना भी रिटर्न आएगा आप वो ले लें। बहुत ही सिंपल है। बस इसके अंदर होगा क्या, हर बार आपका वो जो नंबर है, जो परसेंटेजेस है, वो चेंज होते रहेंगे। उसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना। आपका स्ट्रैटेजी का नाम ही यही है कि आप क्या करो, इनिशियली एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे बाय कर लो, एंड बाद में उसको जैसा है वैसे ही छोड़ दो। लास्ट में जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आप कमा लेना। क्या आपको एक स्ट्रैटेजी क्लियर है? तो एक बार मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू, एंड उसके बाद मैं इसके अंदर और कुछ चीज़ें वो आपको बताऊँगा। देखो, बाय एंड होल्ड इज द सिंपलेस्ट रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी। नाम से क्लियर, क्योंकि बाय करा और होल्ड करना है। जैसा आपने बाय कर लिया, होल्ड करके रखो, बाद में देखेंगे। और इन जनरल हम करते भी यही है। मैं आपको बताऊँ ना, आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो आप भी यही करते हो। आपने क्या किया, एक बार खरीद लिया, अब आप ये नहीं देखते कि इसको बेच के कहाँ डालूं, क्योंकि वो सब फिर क्या है, बहुत टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। जिसको आता है वही दिमाग लगा के करता है। इन जनरल लोग क्या करते हैं कि मैंने आज खरीद लिया, अब 1 साल बाद उठा के मैं देखूंगा इसके अंदर कितना गेन हुआ, तो बेच के वापस निकल जाऊंगा। तो जनरली लोग ये करते हैं। इस वजह से ये जो है सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग की। विच इज़ टू से देर इज़ नो रीबैलेंसिंग एट ऑल। नाम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के अंदर है, बट रीबैलेंसिंग हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया इनिशियली 60-40 डालना है, 60-40 ही डला हुआ है। या मैंने सोचा 100% इक्विटी में डालूंगा, तो वो 100% का 100% इक्विटी में ही डला हुआ है, मैंने कुछ बदला नहीं है। ठीक है, you set the initial asset allocation, invest and then leave the portfolio completely untouched irrespective of market। ऐसा थोड़ी है कि मूवमेंट बंद हो जाएगी। हर महीने हर दिन तो चेंज होते रहेंगे, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो रहा है होने दो, मुझे लास्ट में देखना है कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा। ठीक है, स्टॉक प्राइस राइज होंगे तो भी आपको कुछ नहीं करना, फॉल होंगे तो भी आपको कुछ नहीं करना। पोर्टफोलियो अपने हिसाब से जैसा चलना है उसको वैसा चलता रहेगा। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक एग्जांपल को आप समझोगे तो आपको और समझ आएगा। क्या देखो, अगर इसके अंदर क्या है कि सिनेरियो 10 लाख का पोर्टफोलियो है मेरा, क्या है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है। इनिशियल एलोकेशन मैंने डिसाइड करी कि 60% मैं स्टॉक्स में डालूंगा एंड 40% मैं बॉन्ड्स में डालूंगा। यानी कि 6 लाख रुपए मेरा किस पे चला गया, स्टॉक में चला गया, 4 लाख रुपए बॉन्ड में चला गया। आज चला गया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होगा क्या बताओ, हर डेट पे क्या इक्विटी की वैल्यू बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बिल्कुल बदलेगी। और बॉन्ड्स में जो है, जो थोड़ा बहुत उसका इंटरेस्ट एक्रूड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। बॉन्ड के वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है, ना डाउन भी जाते नहीं है, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हुआ क्या, लेट सपोज पीरियड जीरो में तो आपने डाल दिया 6 लाख स्टॉक के अंदर डाला, एंड 4 लाख रुपए बॉन्ड्स के अंदर डाल दिया। तो आज बताओ मुझे रेशो क्या है, 60-40 का है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1 साल बाद कि स्टॉक का जो प्राइस है वो राइज हो जाता है 25% से। तो बताओ कितना पोर्टफोलियो के अंदर चेंज आएगा। तो सर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो 6 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर रखे थे, पूरे 10 लाख पे थोड़ी 25% का गेन होगा। स्टॉक राइज हुआ है ना आपका, बॉन्ड में थोड़ी थोड़ी का ही फर्क पड़ा है। तो आपको 6 लाख पे 25% बढ़ा तो 7.5 लाख रुपए हो गया। बॉन्ड आज भी 4 लाख का ही रहेगा। तो बॉन्ड आज भी आपका कितना रहेगा सर, 4 लाख रुपए ही रहने वाला है। बस आप क्या करोगे, रेशो निकाल के बता दोगे कि आज अब मेरा टोटल पोर्टफोलियो में कितना रेशो हो गया। तो वो कैसे निकल जाएगा सर, 7,50,000 और 4 लाख को ऐड कर दो तो आज मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है 11.5 लाख। परसेंटेजेस निकाल के बता दो सर, स्टॉक का ही बदल रहा होगा और ऑटोमेटिकली बॉन्ड का तो बदल जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कम आ जाएगी, बट ओरिजिनल नंबर तो 4 लाख ही रहेगा। फिर क्या होता है सर, अगले महीने 10% से फॉल हो जाता है। अब 10% कौन सा वाला फॉल होगा, 6 लाख फॉल होगा या 7.5 लाख? अब अगर
फॉल आपको देखना है तो पहले 25% बढ़ा होगा एक महीने के अंदर, अब फॉल वही चीज़ गिरा हो, यानी कि 7.5 लाख ही गिर रहा होगा आपका 10% से, तो वो आपने गिराया तो ये हो गया 6,75,000, बॉन्ड आज भी 4 लाख का ही रहेगा। फिर से आपने रिवाइज परसेंटेज निकाल दी, फिर से क्या होगा, स्टॉक ऐसे ही बढ़ता जाएगा और या फिर गिर जाएगा, कुछ इसके अंदर करना आपको नहीं है। क्या आपको ये वाला समझ आया प्लान या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, मैं आज इनिशियली डिसाइड कर लूँगा कि मुझे कितना किस में इन्वेस्ट करना है और उसको एज इट इज़ छोड़ दूँगा, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर ना थोड़ी सी वेरिएशन आती है, एक दो तरीके के क्वेश्चन आईसीआई इसके अंदर पूछ सकता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, कई बारी आईसीआई आपको एलोकेशन नहीं बताएगा कि कितनी एलोकेशन हम किसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या मानना होता है सर, अगर आपको इन जनरल वो नहीं बताता है कि मैं कितना पैसा किस में डाल रहा हूँ, तो उस केस में आपको ये मानना पड़ता है कि 100% हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी के अंदर लेट्स सपोज अभी 10 लाख का क्वेश्चन था, तो 10 लाख इक्विटी में डाल दिए, हर बार चेंजेस होते रहेंगे, लास्ट में मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, बात। क्योंकि आज आपको अगर क्वेश्चन के अंदर दे ही नहीं रखा कि सर मैं कितना डालूं डेट के अंदर, तो आप डाल ही नहीं सकते ना फिर, या पूरा भी डेट में डाल नहीं सकते, फिर तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, फिर तो मैं आराम से घर पे बैठ जाता हूँ और एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं ये पोर्टफोलियो क्यों पढ़ रहा हूँ। तो उस केस में क्या माना जाता है कि 100% हमने इक्विटी में डाला, फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस होते रहेंगे इंडेक्स के हिसाब से, सेंसेक्स के हिसाब से, या फिर शेयर प्राइसेस के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। दूसरा केस क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कोई जिक्र हुआ है परसेंटेज का, लेट्स सपोज क्वेश्चन बोलता है कि हमने 1:1 में इन्वेस्ट करा है, तो फिर उसमें यही मानना पड़ेगा कि सर आपने 1:1 में डेट को, जो भी रेशो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेशो गिवन इन क्वेश्चन, उसको ही आपको मानना पड़ेगा कि उसी रेशो में हमने क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट कर दिया है बाय एंड होल्ड के अंदर। तो उस रेशो में लेट्स सपोज जैसे पिछले क्वेश्चन में था 60-40 में डाला, और चेंज होता रहेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो है उसको एज इट इज़ रखूँगा, लास्ट में मेरे को पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या है। तो आपके लिए देखो कितनी सिंपल सी चीज़ होगी। मान लो आपका जो प्राइस बोला, पहले बोला 100 बोला, फिर 150 बोला, फिर 200 बोला, फिर 400 बोला 4 महीने के अंदर। तो मुझे बताओ आपको कौन से प्राइस से मतलब होगा? एक तो सर इससे होगा क्योंकि 100 पे मैंने खरीदा होगा, एंड बताओ क्या 150-200 से फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, मुझे तो लास्ट में देखना है कि कितना हो गया, तो वो 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज़ रहती है। लेकिन सर ये बात तो आपने कर दी बढ़िया सी। इसके बाद इन्वेस्टर्स आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर देखो, आपको पता है, नॉलेज है, ठीक है, आपको अच्छी नॉलेज है किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हमें क्या है ना, थोड़ा सा रिस्की लग रहा है ये। क्या रिस्की लग रहा है कि सर 100% का 100% इक्विटी में डालना तो ठीक नहीं है, मुझे जो है थोड़ा सा ही मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं जो है बहुत सिंपल साधारण आदमी हूँ, मुझे जो है इतना ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, मैं इतना लालची इंसान ही नहीं हूँ। उसने आपको क्या बोला कि सर देखो, आज अगर मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, मुझे गिरी से गिरी हालत में, किसमें, गिरी से गिरी हालत में मुझे 4 लाख रुपए तो चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी इतनी औकात है कि मैं 1 लाख रुपए का लॉस उठा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता। तो और आप भी जब कहीं पे पैसा डालते हो तो आपके मन में नहीं होता, यार अगर मैंने 1 लाख रुपए डाला, देखो 10,000 के लॉस हुआ तो मैं बेच दूंगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं बियर कर सकता। कहीं पे 20 हो गया, 30 हो गया, मैं बियर कर ही नहीं सकता, मैं सिर्फ 10,000 का ही लॉस बियर कर सकता हूँ। इसीलिए इन्वेस्टर आता है और आपको आके बोलता है कि देखो सीए साहब, आपको कुछ भी करना है मेरे 5 लाख से आप करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 लाख रुपए तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसने आपके लिए क्या सेट कर दी, इसको हम बोलते हैं सर फ्लोर वैल्यू, यानी कि मिनिमम बेस पे मेरे को इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई? दूसरे उसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ? उसने बोला कि भाई देखो 4 लाख चाहिए, अब ऊपर का आप कितना कमा के दे दो, ऊपर का अपसाइड कोई थोड़ी लिमिट लगाता है कि मुझे 20% ही कमाना, वो तो कितना भी कमा लो, लेकिन डाउन साइड में लिमिट होता है कि यहाँ पे उसने बोला कि सर मैं 1 लाख का ही जो है, 1 लाख का ही जो लॉस है वो बियर कर सकता हूँ। तो सीए, अब आप सोच रहे हो कि सर क्या किया जाए इस केस के अंदर? बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्या करना चाहिए आपको? देखो, आप एक काम करो, ये जो 4 लाख रुपए है, इसको आप डाल दो बॉन्ड के अंदर। इसका क्या मतलब हो गया सर, 4 लाख तो सेव हो गए, क्योंकि बॉन्ड का पैसा तो डूबेगा नहीं। तो बॉन्ड का पैसा नहीं डूबेगा तो इन्वेस्टर को 4 लाख तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको तो कुछ भी हो जाए तो भी मिलेंगे। एंड 1 लाख आप क्या करोगे, इक्विटी के अंदर डाल दोगे। क्या करोगे, 1 लाख जो है आप इक्विटी के अंदर डाल दोगे, तो आप इस पे कमाओ या गवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कमा लिया तो इन्वेस्टर जो है आपको बहुत खुशी खुशी जाएगा, 4 जगह तारीफ करेगा कि बहुत बढ़िया, हमारे सीए साहब है, उन्होंने इतना हमको कमा के दे दिया। अब आप ज़्यादा दिमाग लगा के इसमें ये नहीं कर सकते कि आप खुद से ही 2 लाख 3 लाख लगा दो इक्विटी में कि मैं घर से दे दूंगा, घर से नहीं देना है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टर का पैसा यूज़ करना है। और ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि यार कल को अगर मैंने ज़्यादा इक्विटी के अंदर पैसा डाल दिया और वो गिर गया, तो मेरे को इन्वेस्टर आके पकड़ लेगा, उससे बोलेगा कि भाई हमने तो एग्रीमेंट करा हुआ था कि मेरे को 4 लाख रुपए तो मिनिमम मिलेंगे, कहाँ है मेरे पैसे,
लाओ, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सिंपल सा समझ आया कि इन्वेस्टर को अगर 4 चाहिए तो हम क्या करें, 4 लाख रुपए बॉन्ड के अंदर डाल दें, तो वो तो फिक्स हो गए, मेरे सेफ पैसा हो गया। 1 लाख पे इक्विटी पे खेलूंगा तो उस पर जितना गेन होगा वो इन्वेस्टर को दूंगा। अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या पड़ेगा। सर इक्विटी का में पैसा चला गया 1 लाख रुपए, 4 लाख बॉन्ड में चला गया। अब कुछ नहीं होगा, हर बार इक्विटी का पैसा बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा, बॉन्ड का पैसा तो सेम रहने वाला है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का चेंज आएगा तो आएगा, क्वेश्चन वो आपको बता देगा, जनरली सेम ही आपको दिखेगा। कि आपको यहाँ तक का लॉजिक समझ आ गया इसके अंदर। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको करा दूंगा, स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी हम आते हैं सर दूसरी स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी और ईजी है। क्या? कांस्टेंट रेशो प्लान। कांस्टेंट रेशो प्लान से आपको वैसे ही मतलब समझ आ गया क्या, कि सर कोई एक फिक्स रेशो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक फिक्स रेशो की बात हो रही है। तो मुझे बताओ, अगर मान लो मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ एंड मेरे को लगता है कि यार आइडियल रेशो जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 70% इक्विटी के अंदर, ठीक है, एंड हमारा 30% होना चाहिए डेट के अंदर। तो आपने बोला सर ऊपर भी तो ऐसी चीज़ आ रही थी। मैंने कहा बिल्कुल आ रही थी, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कैसे? आज आपके पास थे लेट्स सपोज 5 लाख रुपए, ठीक है। रेशो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट रेशो है, मैं नहीं बताऊंगा रेशो क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि रेशो क्या होगा। रियल लाइफ में आपको खुद देखना पड़ेगा क्या रेशो होना चाहिए। तो आपको क्या बोला कि यार एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर मेरे को लगता है ना कि आइडल, और आपको आपने अगर स्ट्रैटेजी सुनी भी हो, अगर आपको पता नहीं होती, कि हर उसका एक रेशो स्पेसिफिक होता है, एक आइडियल रेशो होता है कितना आपको किस में डाल के रखना चाहिए। अगर आपने कभी सुना हो तो उस पर जो है अलग से कभी डिस्कशन करेंगे, एंड कि रियल लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। बाकी आपको अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को लगता है कि 70% एंड 30% करना चाहिए, तो वो करेगा क्या, कि जब जीरो टाइम पीरियड पे 70% इक्विटी में डाल देगा, यानी कि 3,50,000 रुपीज़। और यहाँ पे क्या करेगा, डेट में डाल देगा 1.5 लाख रुपीज़। यही तो अभी डिसाइड हुआ था ना कि 70% एंड 30% होगा। तो आपने बोला बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी हमने एक जगह देखा था कि अगर कांस्टेंट, अगर हमें फिक्स कोई पर्टिकुलर डालना है तो इसी तरीके से डलता था। लेकिन मैंने बोला सर ईयर 1 आया, 1 महीना हुआ या मंथली मान लो, और मंथली बेसिस पे क्या होता है ना, ये 3.5 लाख आज आपका कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया सर? 4 लाख रुपए हो गया। डेट कितना है? डेट आज भी मेरा 1.5 लाख ही है। तो बताओ मुझे, ऊपर पोर्टफोलियो की वैल्यू मेरी 5 लाख रुपए थी, यहाँ पे मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? 5.5 लाख रुपए। कितनी हो गई? 5.5 लाख रुपए हो गई। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देखोगे, ये तो 60-40, ये तो 70-30 था, 70-30 था। और यहाँ पे जब आप परसेंटेज निकालोगे तो वो बदल गया होगा। बताओ कितना परसेंटेज आ रहा है? सेम 4 लाख डिवाइड बाय 5.5 लाख। सर ये मेरा 73% हो गया है, एंड ये मेरा 37% हो गया है। कितना? 37 इज 27%। अब ऊपर वाले केस में हम क्या करते थे, इसको एज इट इज छोड़ देते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कितना भी परसेंटेज आ रहा है। लेकिन ये प्लान क्या कहता है कि देखो, आपका जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं ना प्राइसेस, तो वैसे वैसे आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करते चलना है। कैसे रीबैलेंस करना है, कि अगर आपका लेट सपोज यहाँ पे पोर्टफोलियो 5.5 लाख का हो गया, स्टिल मेरा एलोकेशन कितना रहना चाहिए? 70-30 का। तो आइडियल एलोकेशन मुझे बताओ इक्विटी में कितना होना चाहिए था? 5.5 लाख का 70%, यानी कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो 70% इसका आता है 3,85,000। और बताओ मुझे इसका 30% कितना हो गया? 1,65,000। क्या आपको डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों के अंदर, कि ये एक्चुअल है और ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। सेम यहाँ पे एक्चुअल है, ये इतना होना चाहिए था। तो क्या मुझे ये नंबर बनाना पड़ेगा अब, क्योंकि ऑटोमेटिकली आज है तो मेरा 73%, मुझे इसको 70 पे ले जाना पड़ेगा। बताओ कैसे लेके जा सकता हूँ? सर मैं क्या करूँगा ना, 15,000 रुपीज़ के शेयर सेल कर दूंगा 15,000 रुपीज़ के शेयर्स। जो भी रेट चल रहा होगा उस पर मैं बेच दूंगा इसको। जिससे होगा क्या, अल्टीमेटली मैं फिर से 70% इक्विटी पे आ जाऊंगा, एंड मेरा बाकी पैसा फिर सेफ हो जाएगा किस में? डेट में। क्योंकि मैं क्या करना और मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा मुझे 15,000 रुपीज़ का डेट। क्या आपका बेल पोर्टफोलियो आज फिर से उसी स्टेबल पोजीशन पे आ गया, या रेशो पे आ गया जो आपने इनिशियली डिसाइड करा था कि मुझे 70 रखना है एंड 30 रखना है? तो हर डेट पे आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे कि भाई कितना चेंज हो गया, फिर से मुझे इसको 70-30 लेके जाना है। उसमें नहीं करता था, वो बाय एंड होल्ड था। इसमें कॉन्स्टेंट रेशो करना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज़ और आ जाती है इसमें, आपको ये तो समझ आ गया कि हर डेट पे हम लोग कर तो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता हर डेट पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी? तो वो क्या करते हैं ना, एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड या फिर बेंचमार्क, या फिर हम क्या करते हैं, एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लेते हैं कि कब बदलना चाहिए। हर महीने बदलना, या तो देखो एक ऑप्शन है कि हर 3 महीने में बदल लो, 6 महीने में बदल लो। डेली बदलना तो सेंस नहीं बनाता। और कुछ एक तो ये तरीका हो गया। एक हो सकता है सर वो नंबर बेसिस आपको कर दें। कैसे? वो बोलें कि अगर प्राइस के अंदर
15% या उससे ज़्यादा का चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, रीबैलेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रीबैलेंस करेंगे। जैसे कि क्या हुआ, लेट्स सपोज जब आपने परचेज करे थे, इक्विटी परचेज करी थी, डेट का प्राइस नहीं देखा जाता, इक्विटी का ही देखा जाता है। जब आपने इक्विटी परचेज करी थी तो वो थी 100 रुपये की, ठीक है, ईयर जीरो पे। आज मान लो वो हो गई 110 रुपये की। बताओ चेंज कितना है पिछले एनएवी, पिछले प्राइस से? 10% का चेंज है। मैंने बोला तीसरी बार कितनी हो गई है, 130 होगी। अब मुझे बताओ पिछले से और इसका कितना चेंज है। तो 130 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। सर 18% का चेंज आ गया यहाँ से यहाँ तक में। तो अब हमें लगता है कि एक सिग्निफिकेंट चेंज है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर रीबैलेंस कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाले पीरियड में रीबैलेंस कर देंगे। यहाँ हमें लगा था कि ठीक है यार 10% है कि कौन इतना दिमाग लगाएगा बार बार। तो 15% जैसे ही वो क्रॉस कर जाएगा तो फिर से हम क्या कर देंगे, इसको 70-30 पे लेके आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग हो, और होगा भी अलग ही होगा, बट हम उसको इतना सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि यार 15% जब चेंज हो रहा है ना, तो अब सिग्निफिकेंट नंबर है, तब हमें कर लेना चाहिए। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ आती है? एंड बहुत बढ़िया टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपको समझ आई हो ये चीज़, हमने दो प्लान कर लिए हैं। एक तो आपका बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, बस उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला हुआ तो वैसे इक्विटी के अंदर जाता है सारा। लेकिन अगर क्वेश्चन रेशोज़ की ऑलरेडी बात करता हुआ चल रहा है कि उसमें पहले ही बताया हुआ है, तो उस रेशो के हिसाब से ही आपको एलोकेशन करनी पड़ेगी। फिर मैंने बोला लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार वो फ्लोर वैल्यू देगा आपको। क्या बोलेगा कि भाई बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है और उसमें इन्वेस्टर इतना मिनिमम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, बाकी पैसा एफडी के अंदर डाल देंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाख रुपए में इक्विटी का गेम खेल लेंगे। डिस्टिंक्शन क्लियर रखना हो क्या है। फिर मैंने बोला कॉन्स्टेंट रेशो प्लान, ये तो बहुत सिंपल है, खाली रेशो आपको मेंटेन करना है। जब बोलेगा कि चेंज कर देना तो आप चेंज कर देना, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात समझ आती है? एक बार मैं आपको कांस्टेंट रेशो प्लान भी बुक से दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्लान है, ये अभी हम करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है, देखो इसके बाद तो कुछ है भी नहीं, इसके बाद तो कुछ है भी नहीं। एक अभी मैंने ये छोड़ा हुआ है आपको, ये इसके बाद में कराऊंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन हो जाएंगे पहले तो कांस्टेंट रेशो के, इजी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, कांस्टेंट मिक्स इज अ रूल बेस्ड स्ट्रेटजी दैट मेंटेन्स अ फिक्स्ड टारगेट प्रोपोर्शन बिटवीन द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। फिक्स टारगेट हो गया 70-30 60-40, जो भी टारगेट आपको बोले। whenever the market movement cause the actual allocation to drift from the target, you rebalance buy stocks। आप क्या करोगे, जैसे ही कम होगा तो ऑटोमेटिकली बाय करने पड़ेंगे स्टॉक्स, एंड ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो सेल करोगे, क्योंकि आपको किस में पैसा डालना पड़ेगा, बॉन्ड्स के अंदर। तो मेंटेन फिक्स्ड परसेंटेज एलोकेशन 60-40 एग्जाम्पल, रीबैलेंस पीरियडिकली और एट अ थ्रेशोल्ड ब्रीच। जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा तब आपको करना है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल देखो, आपने क्या किया, 5 लाख रुपए इक्वली डाल दिए किसमें, इक्विटी एंड इक्विटी फंड एंड कंजर्वेटिव यानी कि बॉन्ड फंड में, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब बॉन्ड भी। तो इक्विटी में और उसमें हमने इक्वल डाली है, कितना कितना हो जाएगा, 5 लाख का 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। तो रेशो क्या हो गया, 50-50। क्या रेशो हो गया, 50-50। लेकिन उसने बोला कि हम कब इसको रीबैलेंस करेंगे, जब भी एनएवी के अंदर चेंज कितना आ रहा होगा, 15% या उससे ज़्यादा। 15% का चेंज आ रहा होगा, पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि सर बढ़ेगा तो ही करेंगे, घटेगा तो भी करना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो फिर पोर्टफोलियो बहुत खराब पोजीशन पे हो जाएगा। तो सर अब आ जाते हैं हम लोग हमारे लास्ट प्लान पे, जिसका नाम है CPPI। क्या नाम है सर, CPPI यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। तो एक बार आ जाइए आप मेरे साथ साथ। नाम थोड़ा सा बड़ा लगता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट बड़े ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एंड 2 क्वेश्चन है, उनको निपटाएंगे और अपना चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो देखो नाम है अगले प्लान का, दैट इज CPPI। एंड अगर इसका फुल फॉर्म बोलो तो मैं कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं, बेसिकली पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, नाम है। बट अब मैं आपको ध्यान से समझते चलना, जो जो मैं आपको चीज़ बोलूँगा बहुत ही आपको लॉजिकल लगेगी एंड बहुत ही ईजी लगेगी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सर यहाँ पे हुआ क्या कि इस प्लान के अंदर अभी तक हमने देखा एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी देखी कि यार एक फिक्स डिसाइड कर लो, उसको छोड़ दो। फिर हमने कांस्टेंट रेशो देखा कि यार एक रेशो को मेंटेन करते चलो हर पीरियोडिक डेट पे, या फिर जब भी हमारा थ्रेशोल्ड या बेंचमार्क जो है क्रॉस हो जाता है। इस प्लान के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना। आपके पास इन्वेस्टर आया कि CA साहब लो, आप जो है ये 5 लाख रुपए नहीं, चलो हम कर देते हैं 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए जो है ये आप मेरे पैसे ले लो और इसको आप इन्वेस्ट कर दो। वो आपके पास आया, पहली चीज़ तो जैसे ही वो 10 लाख रुपए लेके आएगा, ये 10 लाख रुपए आपका क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। क्योंकि आप लगाने वाले तो पूरा ही हो, ठीक है, चाहे आप डेट में लगाओ चाहे इक्विटी में लगाओ, लगाओगे तो पूरा। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो मेरा 10 लाख ही होने वाला है, ठीक है सर। दूसरी चीज़, अब जैसे ही वो आया ना, तो यहाँ पे किसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपका डेट की अभी बात नहीं हो रही, ठीक है।
यहाँ पे आप ध्यान से समझना, जैसे ही वो आपके पास आया, उसने बोला कि देखो यार 10 लाख रुपए तो दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा बहुत सिंपल सा इंसान हूँ। जैसे स्टार्टिंग में एक बंदा आया था, तो यहाँ पे भी आया है, ठीक है। तो इन्वेस्टर का हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दिया जाए, राहुल नाम दे दे। तो राहुल जी आए एंड वो बोलते हैं कि यार ये 10 लाख रुपए लो और इन्वेस्ट कर दो, लेकिन मुझे जो है ना, मैं इतने बड़े घर से नहीं आता, या मैं इतना ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे पैसे भी कमाने हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो देखो नहीं हो सकता कि खाली प्रॉफिट प्रॉफिट की साइड ले लो आप, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है चलो, मैं 10 लाख में से ज़्यादा 1 लाख रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। कितना रिस्क ले सकता हूँ मैं? 1 लाख रुपए। तो वो रिस्क कितना लेने को रेडी है? 1 लाख रुपए। तो उसने कहा देखो, कुछ भी हो जाए ना, मेरे को 9 लाख रुपए तो चाहिए, मेरे 9 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं डूबने चाहिए। जैसा पहले इन्वेस्टर ने कहा, इन्होंने भी वही कहा। तो इसने क्या किया यार, देखो फ्लोर वैल्यू, अगेन सेम बात हो गई। फ्लोर वैल्यू क्या, कि देखो भाई मैं मैक्सिमम जो है 9 लाख रुपए, मिनिमम मेरे को 9 लाख रुपए तो चाहिए, इससे कम में तो बात नहीं बनने वाली। तो आपको पहले टर्मिनोलॉजी समझ आई। पहला क्या हो गया, इन्वेस्ट अमाउंट 10 लाख पूरा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और नीचे क्या हो गया, फ्लोर वैल्यू 9 लाख रुपए। ध्यान से समझना एक चीज़। पहली चीज़ सर, ये 1 लाख रुपए कैसे डिसाइड हुआ? ठीक है, 1 लाख रुपए कैसे डिसाइड हुआ? देखो, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करेगा, ठीक है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करेगा। लेकिन हम क्वेश्चन में ये कैसे निकालते हैं सर, कि कितना लॉस वो बियर करने को रेडी है, वो हम परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं। कैसे? लेट सपोज आज जो निफ्टी चल रहा है ना, वो निफ्टी की फॉर्म में होता है। आज निफ्टी चल रहा है 25,000 पॉइंट्स। कितना चल रहा है? 25,000 पॉइंट्स निफ्टी चल रहा है। एंड इन्वेस्टर आपके पास आता है, वो कहता है देखो यार, मैं मिनिमम जो निफ्टी के लेवल्स है ना, मैं 21,000 तक बियर कर लूँगा। कितने तक? 21,000 तक वो बियर करने को रेडी है। क्या आपको बात समझ आई? उसने कहा कि देखो जो मेरा निफ्टी का, मेरे लिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जा तो वो उससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन मैं मिनिमम निफ्टी, यानी कि मैं कहाँ तक होल्ड करने को रेडी हूँ उस स्टॉक को, अगर नीचे गिरता भी है मार्केट, तो मैं 21,000 पॉइंट तक होल्ड करूँगा। तो अब बताओ वो कितना परसेंटेज डिक्लाइन लेने को रेडी है, कितना परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन देने को रेडी है? तो आप बोलोगे कि सर देखो, 25,000 से 21,000 किस पे डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 4,000 का डिक्लाइन देने को रेडी है 25,000 पे। तो बताओ कितना आ रहा है ये? सर ये आ रहा है मेरा 16%। तो वो कितना लॉस बियर करने को रेडी हो गया आज? उसने कहा देखो 16% का मैं बियर कर लूँगा। उधर मैंने अमाउंट बताई थी आपको, अमाउंट जनरली नहीं दी जाती क्वेश्चन के अंदर, आपको इस फॉर्म में देगा कि आप बताओ कितना। तो वो अमाउंट भी इसी तरीके से निकलती है, कितना आप लेने, रिस्क लेने को रेडी हो। अमाउंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर निफ्टी की फॉर्म में दिया जाता है कि इन्वेस्टर जो है कितने निफ्टी तक, कितना थ्रेशोल्ड तक वो रुक जाएगा एंड वो टॉलरेट कर सकता है। उसके लिए टॉलरेबल निफ्टी कितना हो गया? 21,000 पॉइंट। तो यानी कि वो कितना गिर सकता है अपनी लेवल से? 16% गिर सकता है। तो आपको यहाँ तक की बात समझ आई? ये क्या निकलता है? मैक्सिमम डिक्लाइन, कि उसकी वैल्यू में वो कितना डिक्लाइन लेने को रेडी है? 16% डिक्लाइन लेने को रेडी है। तो कहना ही से कि मैक्सिमम डिक्लाइन का परसेंटेज क्या हो गया? मैक्सिमम डिक्लाइन का परसेंटेज क्या हो गया? जो भी आपका प्रेजेंट निफ्टी होगा, प्रेजेंट निफ्टी या सेंसेक्स अगर आपको देता है, माइनस मिनिमम निफ्टी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट निफ्टी, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट निफ्टी। क्या आपको ये तीन चीजें समझ आ गई पहले? अब 16% का मतलब क्या हो गया, कि सर मैं कितना रिस्क लेने को रेडी हूँ? इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 16%। कितना? इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 16% ही तो रिस्क लेने को रेडी हूँ, यही तो चीज़ हो गई। तो एक काम मैं आपके लिए कर देता हूँ, कि चलो हम लोग इसको 9 लाख रुपए ना लेके, ये जो रिस्क हम ले रहे थे यहाँ पे 1 लाख की जगह, कितना हो जाएगा फिर 16%? 1.6 लाख हो जाएगा। तो ये रिस्क कितना लेने को रेडी है? 1.6 लाख रुपए। तो बताओ फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? टोटल 10 लाख था, उसमें से मैं रिस्क ले सकता हूँ 1.6 लाख का, यानी कि मैं लॉस कितना बेयर करने को रेडी हूँ? 1.6 लाख का। तो मुझे मिनिमम कितना चाहिए होगा सर? 8.4 लाख चाहिए होगा। क्या ये निकालने का तरीका एक और फॉर्मूला बन जाएगा फ्लोर वैल्यू का? क्या सर? अगर मैं लिख दूं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 1 - मैक्सिमम डिक्लाइन का परसेंटेज, तो भी क्या मेरा आंसर सेम आएगा? सेम आएगा। देखो 10 लाख, 1 - 16% यानी कि 0.16, तो भी 8.4 लाख आ जाएगा। लिखने का तरीका और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हुई सर, जैसे इन्वेस्टर आता है वो आपको एक अमाउंट बताता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? इन्वेस्टमेंट अमाउंट। उसके बाद उसने बोला कि यार देखो, मैं
ज़्यादा लॉस तो नहीं ले सकता, मैं आपको एक बता सकता हूँ कितने निफ्टी लेवल तक मैं लॉस ले बियर करने को रेडी हूँ। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि सर मैं कितना लॉस उठाने को रेडी हूँ। लॉस कितना उठाने को रेडी हूँ, तो हमने उस परसेंटेज को क्या बोला, मैक्सिमम डिक्लाइन। क्या बोला है सर, मैक्सिमम डिक्लाइन बोला है। तो मैक्सिमम डिक्लाइन कैसे निकलेगा, जो भी निफ्टी का आज का लेवल है कितने तक गिर सकता है डिवाइडेड बाय आज का लेवल, क्योंकि डिक्लाइन हमेशा नीचे की तरफ से कंपेयर करोगे तो बेस में हमेशा क्या आ जाएगा, आपका जो प्रेजेंट निफ्टी होगा वो आएगा। तो आपने मैक्सिमम डिक्लाइन का परसेंटेज निकाला। अब दोनों दो तरीके से आप फ्लोर वैल्यू निकाल सकते हो, या तो आप ये फॉर्मूला लगा देना इन्वेस्टमेंट ऑन वन माइनस मैक्सिमम डिक्लाइन, या आप सीधा क्या करो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो उस परसेंटेज से, तो आपको वो रिस्क वाला या लॉस बियर करने वाला अमाउंट पता चल जाएगा। उसको अगर आप हटा दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगी, मिनिमम वैल्यू या फ्लोर वैल्यू पता चल जाएगी। क्या आपको मतलब समझ आ गए सारी चीज़ों के होते क्या है? ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। अब हमें ये भी समझ आ गया कि सर जो इन्वेस्टर की फ्लोर वैल्यू है ना, वो 8.4 लाख रुपीज़ है इसके अंदर। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पुराने की तरह हो गया, कैसे, उसमें फ्लोर वैल्यू हमने निकालना नहीं सीखा था, इसमें मैंने सिखा दिया। तो आप बोलोगे सर पिछली बार की तरह हो गया कि इन्वेस्टर को अगर 8.4 लाख चाहिए तो आप एक काम करो कि इसको पूरे को किस में डाल दो, एफडी के अंदर डाल दो या फिर बॉन्ड के अंदर डाल दो, तो ये आपका सेफ हो जाएगा। और 1.6 लाख से आप क्या करो, इक्विटी में खेल लो। सेम चीज़ थी हमने पिछले में करी थी। बट मैंने बोला एक चीज़ और है, एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए। क्या यार, मैंने ना स्टॉक मार्केट या पर्टिकुलर शेयर को एनालाइज किया, तो मैंने उसमें एनालिसिस देखा ना कि यार अगर शेयर मार्केट क्रैश भी हो रहा है ना या गिर रहा है, तो वो आज तक ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर रहा है, वो 20% गिर रहा है। कितना गिर रहा है, डिक्लाइन, डिक्लाइन बोल लो, क्रैश बोल लो, आपने बोला क्रैश कितना हो जाता है वो, 20% गिर जाता है। कितना, 20%। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना, अगर मैंने इक्विटी में 1.6 लाख रुपीज़ डाले, कितने रुपए डालें, ये डिक्लाइन अलग है, ध्यान देना। वो निफ्टी वाला वो इन्वेस्टर का है, ये एक्चुअल डिक्लाइन हम देख रहा है। इन्वेस्टर ने देखा या आपके मैनेजर ने देखा कि यार 20% तक का डिक्लाइन या क्रैश आ जाता है, तो मुझे एक चीज़ सोच के बताना कि अगर मैं, हो तो ज़्यादा भी सकता है वो अलग बात है, लेकिन पास्ट ट्रेंड के बेसिस मैंने 20% निकाला। क्योंकि आपको भी पता है ऐसा थोड़ी होता है कि इक्विटी आज 200 रुपये का शेयर है और अगले दिन जीरो हो जाए। क्या ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं सर। किसी दिन 10 गिर जाता है, किसी दिन 20 गिर जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही 50% या 100% गिर जाए। ये आपको बात क्लियर है? अनलेस कुछ फ्रॉड वाला केस निकल जाए, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी आपको पता है 200 से जीरो तो नहीं हो जाएगा एक दिन में, थोड़ा थोड़ा करके गिरता है। तो हमने एनालाइज करा, हमने देखा कि यार मैक्सिमम तो 20% ही गिरता है। और अगर मैंने 1.6 लाख इन्वेस्टमेंट, अब मैं लॉस कितना बियर करने को रेडी था, मेरा इन्वेस्टर वो कह रहा था 1,60,000 तक जाएगा तो भी चलेगा, वो 1,60,000 का लॉस बियर करने को रेडी था। बट यहाँ पे मेरे को बताओ लॉस होगा कितना, कि अगर 20% भी गिर गई, गिरी हुई हालत में 20% का लॉस हो गया, तो 1.6 लाख का 20% कितना हो गया आपका? आप बोलोगे सर 32,000। कितना हो गया सर? 32,000 का ही लॉस हुआ ना आपका। तो क्या आप थोड़ा सा जो है और गेम खेल सकते थे? आपको इन्वेस्टर ने बोला था 1,60,000 जाने दो, पर आपने ये स्ट्रैटेजी लगाई और इसमें तो लॉस ही 32,000 का हो रहा है, इसमें तो लॉस हुआ ही नहीं। तो आप क्या सोचोगे कि यार एक काम तो और कर सकते थे ना, कि अगर चलो यहाँ पे हमने कितना इन्वेस्ट करा था, 1.6 लाख, तो हमारा लॉस कितना हुआ था, 32,000। मैंने बोला एक काम करो ना, इसका 5 टाइम्स इन्वेस्ट कर दो इक्विटी में। तो 5 टाइम्स बताओ कितना हो जाएगा इसका? तो आपने देखा 1.6 का 5 टाइम्स मैंने कर दिया, यानी कि 8 लाख रुपीज़। कितना सर? 8 लाख रुपीज़ मैंने बोला कि आप इक्विटी में डाल दो। आपने कहा सर ये क्या कर दिया आपने, उसको तो चाहिए ही था ना 8.4 लाख। मैंने कहा 2 लाख डाल दो, किसमें? आप डाल दो बॉन्ड के अंदर। ध्यान से देखना क्या होगा। मैंने बोला डिक्लाइन कितना हुआ यहाँ पे, 20%। बताओ इसका लॉस कितना आया होगा? लॉस 1.6 लाख का आया होगा, तो वैल्यू कितनी बच गई होगी इसकी? तो कहने से 6.4 लाख। और क्या 2 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी बॉन्ड में है? क्या आज भी मेरे पास 8.4 लाख नहीं हो गया? क्या आज भी मेरे पास 8.4 लाख नहीं हो गया? तो मैं अगर बॉन्ड में सारा सारा पैसा डाल दूंगा तो मैं गेम कहाँ से खेलूंगा? फिर वो जो गेन कमाना मुझे इन्वेस्टर के लिए, वो कहाँ से कमाएंगे? वो तो कभी कमा ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक नंबर हम यूज़ करते हैं। सर ये आपने 5 गुना कैसे कर दिया? सो वी यूज़ अ फिगर कॉल्ड मल्टीप्लायर। क्या यूज़ करते हैं सर? मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं कि कितना गुना में पैसा डाल सकते हो। और ये निकलता कैसे? जो भी 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपका मैक्सिमम क्रैश परसेंटेज आया था ना, उससे आप निकाल सकते हो। जैसे वो 20% था तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसका लॉजिक भी हमने समझा कि सर अगर मैं डायरेक्ट 1.6 लाख डाल दूंगा तो मेरा लॉस ही 32,000 का हुआ। तो बट मेरे को तो इन्वेस्टर बोल के गया है कि भाई 1,60,000 तक का भी लॉस होगा तो चलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इक्विटी का पोर्शन बढ़ाया। एंड मैं ये बढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर गेन हुए कल को तो अच्छे खासे गेन होंगे, लेकिन डेट पे कोई गेन नहीं होता। वो तो 8,40,000 है, तो 8,40,000 ही रह जाएगा। इन्वेस्टर बोलेगा कि क्या सीए करिए तुमने, मुझे नहीं पता, तुमने कोई पैसे बना के मेरे को दिए नहीं, एफडी में ही डालने थे, बॉन्ड में डालने थे, मैं खुद ही नहीं डाल लेता। तो इस वजह से जो है ये स्ट्रैटेजी होती है। अब मैं आपको एक बार समराइज़ करने वाला हूँ, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सर ये हमारे प्लान का क्या नाम है?
और सर इसका इंश्योरेंस प्लान क्यों बोलते हैं इसको, आप खुद देखो ना, इन्वेस्टर ने खुद को इंश्योर कर लिया, खुद को इंश्योर कर लिया कि भाई मिनिमम मेरे को इतना अमाउंट मिल जाएगा फ्लोर वैल्यू के बराबर। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको उससे दिखा देता हूँ बुक से, तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा। देखो, CPPI is a dynamic strategy designed to provide downside protection while still participating in the market upside। लॉस से तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ खुद को, लेकिन कल को गेन्स होते हैं ना, तो उसका भी फायदा मेरे को मिलने वाला है। इट इज़ द फॉर्मूला, इट यूजेज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाउ मच टू इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन अबव मिनिमम एक्सेप्टेबल पोर्टफोलियो वैल्यू। मतलब आपको नहीं समझेगा, बट मैं अब आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरीके से इसके सॉल्व होंगे। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालनी पड़ेगी, वो आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी कि कितना आप इन्वेस्ट करने वाले हो, पहला काम तो ये होता है। फिर दूसरा काम क्या देखना पड़ेगा, सर वो कितना लॉस बियर करने को रेडी है, तो हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम डिक्लाइन परसेंटेज। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, वही प्रेजेंट निफ्टी माइनस मिनिमम निफ्टी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट निफ्टी। क्या आपको ये समझ आ गया, मैक्सिमम डिक्लाइन कितना वो इन्वेस्टर रेडी है लेने को, तो ये लेस कर देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, इतना लॉस अगर वो बेयर करने को रेडी है, तो इतना अगर हम माइनस कर देंगे तो फ्लोर वैल्यू आ जाएगी। और फ्लोर वैल्यू का मैंने क्या फॉर्मूला बताया सर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस डिक्लाइन के परसेंटेज से, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टर कितना डिमांड कर रहा है। अब पहले क्या होता था कि सर इतना पूरा का पूरा हम किस में डाल देते थे, एफडी में, लेकिन मैंने बताया वो तो गलत हो जाएगा, फिर इन्वेस्टर कमाएगा क्या, तो हमने कहा आपको एक क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लायर। अब मैं आपको बोलूँ कि जैसे क्वेश्चन में था ना पिछले में 5 का मल्टीप्लायर आ रहा था, बट पोर्टफोलियो मैनेजर की वो अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, ज़रूरी नहीं है उसको पूरा 5 गुना इन्वेस्ट करना है, अगर वो थोड़ा सा सेफर साइड में करना चाह रहा है तो वो कम भी नंबर दे सकते हो, और जनरली क्वेश्चन के अंदर आपको ये मल्टीप्लायर की वैल्यू दी जाएगी। तो वो 5 है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, उसकी मर्जी है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर कितना ज़्यादा रिस्क उठाने को रेडी है वो आपको पता है, क्योंकि 20% भी है जो हमने लिया था डिक्लाइन, वो ज़रूरी थोड़ी 20 ही होगा, वो तो हो तो कितना भी सकता है ना, इस वजह से वो क्या है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाने के लिए थोड़ा सा कम ले सकता है, बट ये किस में दिया जाएगा, आपका क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आएगी, तो मुझे बताओ इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या हो गया सर, कि आपको अगर मैं बताऊं क्वेश्चन वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि कितना मेरे पास पैसा लॉस उठाने के लिए पड़ा हुआ है, ठीक है, कितना मैं लॉस बियर कर सकता हूँ, यानी कि कितना इक्विटी वाले के लिए। तो आपने देखा कि सर एक काम करो, क्वेश्चन निकालना है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से माइनस कर दो फ्लोर वैल्यू। जैसे उसके अंदर आ रहा था ना 1,60,000, वही तो था ना, कि हम यही तो देख रहे थे पहले कि 1,60,000 रुपये इक्विटी में डाल दो तो आपका बच जाएगा, मैंने कहा लेकिन उसका ज़्यादा डालना, तो उसका कितना गुना डाल दूँ, तो मुझे बताओ इक्विटी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो भी आपका क्वेश्चन अमाउंट आ रहा होगा, यानी कि 1,60,000 इंटू मल्टीप्लायर कर दोगे तो ये हो जाएगा, एंड बाकी जितना पैसा बच गया वो कहाँ डालोगे आप, बॉन्ड के अंदर। तो यानी कि पोर्टफोलियो अमाउंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप कह लो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से माइनस कर देना आप क्या, जो भी इक्विटी का है, तो बाकी सारा किस में चला जाएगा, बॉन्ड में चला जाएगा, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपको लॉजिकली बात समझ आ गई सारी, कुछ भी दिक्कत थी नहीं सर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन करेंगे और इजी लगेगा। एक बार आ जाओ, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ क्या चीज़ें हैं, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन है वो करते हैं। सर सबसे पहला क्या है, फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या है भाई, मिनिमम में मिनिमम इसको इतना तो चाहिए, वो कैसे निकलता है सर, इन्वेस्टमेंट में से डिक्लाइन का परसेंटेज माइनस कर दो तो आपका फ्लोर वैल्यू निकल जाता है, और डिक्लाइन कैसे निकलता है, वही प्रेजेंट निफ्टी माइनस मिनिमम निफ्टी से निकल जाए। इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, जितना भी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका क्या नाम दे दिया सर मैंने, क्वेश्चन, कि भाई जितना मेरा गैप था टोटल अमाउंट में और फ्लोर वैल्यू में, उसको मैंने क्वेश्चन नाम दे दिया, एंड मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लायर से तो वो इक्विटी की आ गई, रिमेनिंग अमाउंट चला जाएगा पोर्टफोलियो, यानी कि रिस्क फ्री के अंदर बोलो, बॉन्ड के अंदर बोलो, जहाँ पे रिस्क नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले फ्लोर वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे, इक्विटी के अंदर कितना होगा, रिस्क फ्री के अंदर होगा, वो निकाल लेना। अब करना क्या है सर उसके बाद, ये तो हमने निकाल लिया कि इक्विटी में कितना डालूं, रिस्क फ्री में कितना डालूं, ये तो पहली डेट की बात होगी, बाद में क्या होगा, रिस्क फ्री वाले का अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्विटी का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो सेंसेक्स के हिसाब से नया, जैसे आप उसके अंदर करते हो कैपिटल गेन के अंदर, तो नई इक्विटी की वैल्यू निकाल लेना और रिस्क फ्री को जोड़ देना, तो आपका टोटल आज पोर्टफोलियो का अमाउंट आ जाएगा। और फिर से सेम एक्सरसाइज करेंगे जो अभी हमने करी, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो जाएगी, कैलकुलेट द ट्रेड रिक्वायर्ड, इक्विटी परचेज, बॉन्ड सेल, आपको क्या करना है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ कितना है वो आप देख लेना, एंड डू दिस फॉर एवरी पीरियड, एंड कोई भी एडिशनल फंड नहीं यूज़ होगा, ये चीज़ ध्यान रखोगे, जो भी परचेज होगी, सेलिंग होगी, वो सेम टोटल अमाउंट जैसे निकाला था हमने कॉन्स्टेंट रेशो के अंदर, उसी तरीके से निकलेगा। क्या आपको बात समझ आ गई। अंकित हैज़ अ फंड ऑफ 10 lakh for which he wants to invest in share market with rebalancing target after every 15 days.
ये क्या करना चाह रहा है, हर 15 दिन के अंदर रीबैलेंस करना चाह रहा है, और आज इसके पास फंड कितना है, 10 लाख रुपए का है। कैन आई से दिस इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, बिल्कुल, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम नाउ, ठीक है, यानी कि 2 बार करेगा, पहले 15 दिन में, पहले इनिशियली डाल दिया 0 पे, पहले 0 पे डालेगा, फिर 15 दिन में करेगा, फिर अगले 15 दिन में करेगा, 3 बार ही हो जाएगा। द प्रेजेंट निफ्टी इतना है, द मिनिमम निफ्टी विद इन अ मंथ कैन मोस्ट बी, मिनिमम निफ्टी भी बता दिया, प्रेजेंट निफ्टी भी बता दिया, क्या डिक्लाइन का परसेंटेज निकल जाएगा, बिल्कुल, तो डिक्लाइन भी पता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी पता है, क्या आप फ्लोर वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लेंगे, और फ्लोर वैल्यू निकल गई और इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता है, तो बीच का अमाउंट क्या हो गया, क्वेश्चन अमाउंट, और मल्टीप्लायर देखना वो भी दिया होगा। ही वॉन्ट्स टू नो how he wants to know as to how he should rebalance his portfolio under the following situations according to the theory of constant proportion portfolio insurance using 2 as a multiplier। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, सीधा बता दिया कि सर मल्टीप्लायर कितना होने वाला है। इमीजिएटली क्या होगा, 15 दिन में क्या होगा, अगर मेरा निफ्टी कहाँ पे चला जाता है 19,000 पे, फिर उसके बाद क्या होगा अगर मेरा निफ्टी चला जाता है 20,000 पे, ठीक है। अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ इज इक्विटी कंपोनेंट विल चेंज इन टैंडम विद द दैट ऑफ निफ्टी, यानी कि जैसे निफ्टी का प्रोपोर्शन चेंज होगा वैसे ही इनका इक्विटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन करें, एक बार डेटा बताओ मुझे क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको दे रखी है, सेम जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कितनी सर, 10 लाख रुपीज़। क्या मैंने आपको बताया था इसके बाद निकलता है मैक्सिमम डिक्लाइन कितना होगा, कितने तक मैं लॉस बियर करने को रेडी हूँ, तो आपने बोला सर आज का प्रेजेंट निफ्टी है 19,679, मिनिमम निफ्टी है मेरा 18,104.68 डिवाइडेड बाय 19,679, बताओ कितना आ रहा है ये परसेंटेज, 19,679 माइनस 18,104.68 डिवाइडेड बाय 19,679, तो यार है सर 8%, कितना आ गया ये, 8% आ गया। तो 8% का लॉस बियर करने को रेडी है, यानी कि 10 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज़। तो मुझे बताओ फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फ्लोर वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लो आप 1 - डिक्लाइन परसेंटेज से, तो ये कितना है, 10 लाख रुपये था, 1 - 8%, लॉजिकली भी आपको समझ आ गया, 80,000 है तो वैसे भी 9,20,000 ही आना है, तो ये 9,20,000 होगी फ्लोर वैल्यू। क्या मुझे आप क्वेश्चन अमाउंट निकाल के बताओगे, क्वेश्चन कितना हो जाएगा, यानी कि मैं कितना अमाउंट लॉस बियर कर सकता हूँ या इक्विटी में खेल सकता था, तो वो मेरा आ रहा था 10 लाख माइनस फ्लोर वैल्यू, तो हो जाएगा सर 80,000। तो मुझे बताओ इक्विटी के अंदर कितना डालूं, क्या 80,000 ही डालूं, नहीं सर मैं थोड़ा और गेम खेलूंगा ना, मल्टीप्लायर का यूज़ करूंगा। तो बताओ इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो आपने बोला सर यही क्वेश्चन अमाउंट इनटू में मल्टीप्लायर, इसका कितना गुना डाल सकते हो आप उसके अंदर, तो मल्टीप्लायर 2 बोला था, 1,60,000 इसमें डालोगे, तो मुझे बताओ रिस्क फ्री के अंदर कितना जाएगा, तो रिस्क फ्री में आपने बोला 10 लाख माइनस 1.6 लाख, तो ये हो जाएगा 8,40,000। क्या आपको बात समझ आ गई क्या हुआ पूरे के अंदर, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिक्लाइन समझ आएगा, फ्लोर वैल्यू समझ आएगा, फिर हमने देखा कितना आप पहले क्या करते थे होल्ड बाय एंड होल्ड में, कि जितना फिक्स है वो सारा का सारा जितना चाहिए वो किस में डाल दो, रिस्क फ्री में, लेकिन बोला मैंने बोला वो गलत हो जाएगा, इस वजह से हमने क्या किया, थोड़ा एडिशनल डालेंगे इक्विटी के अंदर, और वो कैसे डालते हैं, मल्टीप्लायर का यूज़ करके, और रिमेनिंग जो बचता है किस में डाल देते हैं, रिस्क फ्री में। तो एक बार चेक करके बताओ इसका, 160 एंड 840, देखो इक्विटी में इतना जाएगा 160 एंड बाकी किस में चला जाएगा, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर, ये तो स्टार्टिंग हो गई, ये आपकी फ्लोर वैल्यू आ रही होगी, ये मैक्सिमम डिक्लाइन परसेंटेज हो गया, ठीक है। सेकंड के अंदर देखना क्या हो रहा है, अब सेकंड पार्ट के अंदर उसने बोला कि सर अगर आफ्टर 15 डेज क्या होगा, 15 डेज अगर मेरा निफ्टी कितना हो गया, निफ्टी की वैल्यूज़ बताई थी उसने, निफ्टी था मेरा कितना, 19,088, 19,088.63। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, जो ऊपर ये 18,000 दे रखा था ना, ये तो मिनिमम निफ्टी कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ है, ये एक्चुअल निफ्टी है कितना एक्चुअल हो गया, तो यानी कि था तो हमारा 19,679 से गिर के आ गया कितना, 19,088। तो मुझे बताओ आज इक्विटी की क्या वैल्यू होगी, तो आपने बोला सर इक्विटी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो पहले कितनी डाली थी आपने, 1,60,000, इसको हम क्या करते हैं, जैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज़ करते हैं, तो अब देखेंगे कौन से बेस ईयर का इंडेक्स बेस में आ जाता है एंड इस साल का इंडेक्स ऊपर आ जाता है, तो आपको वैल्यू पता चल जाती है। तो मुझे बताओ अभी का इंडेक्स कितना है, ये 0,063, और बेस इंडेक्स कितना था, 19,679, तो मुझे बताओ आज इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 19,679 इंटू 19,088.63, ये आ रहा है मेरा 1,55,200। क्या आपको बात समझ आ गई, ये आज की वैल्यू है इक्विटी की 15 दिन बाद। बताओ रिस्क फ्री की आज वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला सेम ही होगी ना, उसमें फ़र्क कितना पड़ेगा, कितना था मेरा टोटल, 8,40,000,
तो मुझे बताओ आज टोटल पोर्टफोलियो का अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल पोर्टफोलियो आपने बोला यही होगा जो रिस्क फ्री है और जो ये आ रहा है। तो टोटल जो आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 9,95,200। ठीक सर, यहाँ तक की हमने बात देखी। अब बताओ मुझे, फ्लोर वैल्यू तो सेम रहेगा, इन्वेस्टर तो वही बोलेगा कि यार मेरे को 9,20,000 तो चाहिए। तो क्या आपका जो इक्विटी में पोर्शन आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो आपका कम हो जाएगा, क्वेश्चन अमाउंट आपका कम हो जाएगा? नया क्वेश्चन बताओ कितना आएगा? नया क्वेश्चन आएगा 9,95,200 माइनस 9,20,000 रुपये। फ्लोर वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, बताओ कितना आएगा? 9,95,200 माइनस 9,20,000, यार 75,200। तो बताओ मुझे इक्विटी के अंदर कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसका मल्टीप्लायर यानी कि 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 150,400। बाकी का कहाँ जाएगा सर? रिस्क फ्री के अंदर। तो रिस्क फ्री में कितना जाएगा? 9,95,200 में से माइनस कर दो 150,400, तो कितना हो गया ये? अब एक चीज़ बताना कि सर ये जो आपका 150,400 है, थी कितनी इक्विटी मेरी? 155। तो मुझे कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सेल करनी पड़ेगी इक्विटी। तो सेल कर दूंगा इक्विटी ऑफ रुपीज़ कितनी? 150,400 माइनस 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 कहाँ गया मेरा? 155,200। तो यार सर 4,800 की मुझे इक्विटी क्या करनी पड़ेगी? सेल करनी पड़ेगी एंड आपके रिस्क फ्री इन्वेस्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार आ जाओ आप मेरे साथ साथ बुक पे, आंसर पे। तो सर ये 155,200 आ रहा था, ये आ रहा था, तो ये 844,800 हो गया जाएगा एंड ये आपका रिवाइज पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा सर? अगली डेट आ गई है थर्ड। थर्ड क्या है? आफ्टर 15 डेज, यानी कि आफ्टर 30 डेज की बात हो रही है। ध्यान देना यहाँ पे एक गलती होती है, इक्विटी वैल्यू की वैल्यू लेने में यहाँ पे गलती होती है। बताओ ये इक्विटी वैल्यू कितनी आ रही होगी? क्या सर मैं जीरो वाली इक्विटी वैल्यू ले लूँ यहाँ पे? नहीं, मेरे को कौन सी लेनी पड़ेगी? लास्ट डेट पे। तो लास्ट डेट पे कितनी थी बताओ? 15400। 15400। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या इंडेक्स की वैल्यू आएगी? यहाँ पे जो आपको इंडेक्स की वैल्यू लेनी है ना, वो लास्ट पीरियड की लेनी है, डेज की मत लेना ना, जीरो की मत ले लेना, जो लास्ट 15 डेज वाली थी। यानी कि इस टाइम पे इंडेक्स कितना था? 19,088। तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा 19,088.23। 63 था, 63 था, 63। और बेस में क्या आ जाएगा, यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा? जो आपका मेन वैल्यू थी। यानी कि इधर का जो निफ्टी आ रहा होगा वो कितना है? 20,997। 20,997.493। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 150,400 डिवाइडेड बाय 19,088.63 डिवाइड बाय 299, 150,400 डिवाइड बाय 19,088.63, 20,997.493। ये आ रहा है सर 1,65,440। अब क्या हुआ? इक्विटी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। और मुझे बताओ डेट की क्या वैल्यू होगी, या रिस्क फ्री सिक्योरिटी की क्या वैल्यू होगी? सेम जो लास्ट डेट पे थी, 844,800। आज मुझे बताओ टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी होगी? टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, तो ये दोनों का सम कर दोगे यानी कि प्लस 844,800, तो यार है 10,10,240। ठीक है, अब क्या होगा सर? फिर से सेम चीज़ करनी है। मुझे बताओ फ्लोर वैल्यू तो आज भी सेम ही रहेगी, कितनी? 9,20,000 रुपये तो उसको चाहिए ही, है ना? तो 9,20,000 चाहिए, तो मुझे बताओ क्वेश्चन कितना हो गया अब यहाँ पे? अब आपने देखा माइनस कर दिया इसमें से 9,20,000 रुपये, अब मेरा क्वेश्चन बढ़ गया कितने का? 90,240 का। तो मुझे बताओ इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मुझे? इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हो जाएगा 1,80,480। एंड बताओ रिस्क फ्री में कितना हो जाएगा बाकी का? तो ये 10,00,000, 10,10,240 में से हटा दिया तो यार है सर 8,29,760। अब करना क्या पड़ेगा सर? यहाँ पे अगर आप इक्विटी की वैल्यू देख रहे हो तो 165 की आ रही थी, 180 तक लेके जाना है तो परचेज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो एक बार जस्ट वैल्यूज़ देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो ये आप देखोगे 180,480 आ रहा था, 180,480 आ रहा था बिल्कुल, एंड 829,760 ये आ रहा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे? रिस्क फ्री सिक्योरिटी से आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क फ्री सिक्योरिटी से हटाना पड़ेगा एंड इक्विटी में डालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं चेंज कर सकते आप, तो वैसा वर्सा वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा? बिल्कुल सर, सिंपल सा क्वेश्चन था एंड ईजी सा क्वेश्चन था जो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब